हेलो एवरीवन। हम इकोलॉजी के अंदर बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस पढ़ रहे थे और हमने म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, कमेंसलिज्म ये सब कंप्लीट किया था। आज हम नेक्स्ट इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं और ये है प्रीडेशन। प्रीडेशन तो प्रीडेशन हमने बात करी थी कि ये पॉजिटिव नेगेटिव टाइप की इंटरेक्शन है। अब इस इंटरेक्शन के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, अपन बात कर लेते हैं। इन केस ऑफ प्रीडेशन दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक है लेट से ऑर्गेनिज्म वन और मान लीजिए एक है ऑर्गेनिज्म टू। अब इन दोनों में से एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे के ऊपर अटैक करेगा। ये दूसरे पे अटैक करता है तो हम इसे बोल देंगे प्रीडेटर, और दूसरा ऑर्गेनिज्म जिस पर अटैक हुआ है उसे कहते हैं प्रे। और सिर्फ अटैक करना ही प्रीडेशन नहीं होता, अटैक करके उसे खाना भी है। इट मीन्स कि जो प्रे है, प्रे इज द फूड ऑफ प्रीडेटर, ये इसका फूड है। तो ऐसी इंटरेक्शन को हम प्रीडेशन कहते हैं। एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसको फूड मिलने वाला है और दूसरा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसकी डेथ होने वाली है। तो जिसे फूड मिलेगा उसे बेनिफिट होगा, जिसकी डेथ होगी उसे लॉस होगा। सो ऑल एंड ऑल हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि प्रीडेशन इज द इंटरेक्शन इन विच वन ऑर्गेनिज्म kills and eat the other organism दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारता भी है और खाता भी है। तो यूजुअली इसे हम क्या कहते हैं? प्रीडेशन कहते हैं। नाउ प्रीडेशन की एक खास बात यह है कि प्रीडेशन के अंदर एक स्पेशल टाइप का एवोल्यूशन पैटर्न देखने को मिलता है। तो हम लिखेंगे दिस इंटरेक्शन लीड्स टू कोएवोल्यूशन। इस इंटरेक्शन से कोएवोल्यूशन होता है। अब मैं आपको बताता हूं कोएवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। को का मतलब होता है साथ साथ, इवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज आना, इवॉल्व होना। ऐसी कोई इंटरेक्शन जहां दो स्पीसीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेगी ही करेगी, वहां कोएवोल्यूशन जरूर होता है। जैसे कि म्यूचुअलिज्म, जैसे कि पैरासिटिज्म, जैसे कि प्रीडेशन। देखो ये पैरासिटिज्म, प्रीडेशन, म्यूचुअलिज्म, ये तीनों की तीनों इंटरेक्शन ऐसी इंटरेक्शन है जिसके कारण कोएवोल्यूशन होता है। कोएवोल्यूशन, अब मैं कोएवोल्यूशन का मतलब भी बता देता हूं और आपको लिखा देता हूं साइड में कोएवोल्यूशन क्या होता है। कोएवोल्यूशन, अपन यही एग्जांपल लेते हैं लायन एंड डियर का। ये इंटरेक्शन एक ऐसी इंटरेक्शन है जो लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर लाइन इस इंटरेक्शन को नहीं करेगा तो वो मरेगा। उसे इस इंटरेक्शन करने से फूड मिलता है और फूड तो सबके लिए जरूरी है, बिना फूड के तो वो सरवाइव नहीं करेगा नेचर में। तो लाइन तो चाहे डियर की मर्जी हो या ना हो, वो डियर पे अटैक करेगा। अब डियर के पास में कोई ऑप्शन ऐसा होना चाहिए जिससे कि वो लाइन से बच सके। वो उसे धोखा दे, वो उससे लड़ाई करे, वो उससे कैसे भी बचे, उसके पास कोई बचने का तरीका होना चाहिए। तो जब नेचर में बहुत लंबे समय तक एक प्रीडेटर प्रे पे अटैक करता जाता है तो प्रे बचने का एक स्ट्रेटजी इवॉल्व करता है।
कुछ ऐसे प्रे होते हैं जो एपोस्मेटिक कलरेशन करते हैं, यानी वो डरावने कलर शो करते हैं। कुछ प्रे ऐसे होते हैं जो क्रिप्टिक कलरेशन शो करते हैं, वो छिप जाते हैं, बैकग्राउंड का कलर और उनका कलर मैच हो जाता है। कोई ऐसे होते हैं जो कोई केमिकल रिलीज करते हैं। तो किसी ना किसी टाइप की स्ट्रेटेजी प्रे के पास होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि प्रे ने सक्सेसफुली कोई स्ट्रेटेजी इवॉल्व कर ली। अब प्रीडेटर उस पर अटैक नहीं कर पा रहा, प्रीडेटर को अपना फूड नहीं मिल रहा। इन दैट केस प्रीडेटर को एक नया तरीका अपनाना पड़ेगा अटैक करने का। अब प्रीडेटर ने नया तरीका अपनाया तो प्रे को भी कोई नया तरीका अपनाना पड़ेगा बचने का। यही करते करते दोनों इवॉल्व होते रहते हैं साथ साथ। सो को एवोल्यूशन का मतलब होता है जब एक की वजह से दूसरे में चेंजेज आए और दूसरे की वजह से पहले में चेंजेज आए, तो उसे हम कहते हैं को एवोल्यूशन। समझ में आया? म्यूचुअलिज्म में भी यही होगा। म्यूचुअलिज्म के अंदर भी एक पार्टनर है, उसकी कुछ आदतें होंगी, उसका कुछ नेचर होगा, उसके अकॉर्डिंग दूसरे को एडजस्ट करना पड़ेगा, और दूसरे की कुछ आदतें होंगी, नेचर होगा, उसके अकॉर्डिंग पहले वाले को कुछ ना कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो नेचर में म्यूचुअलिज्म है, पैरासिटिज्म है, प्रीडेशन है, इनमें दोनों स्पीसीज अकॉर्डिंगली चेंज होती है या दोनों स्पीसीज अकॉर्डिंगली इवॉल्व होती है। तो आप लिखिए को एवोल्यूशन का मतलब क्या है। लिखिए व्हेन both species when both species evolve together due to each other, both species evolve together due to each other, it is known as coevolution. In coevolution, one species change according to other and other species change according to former. So ये है हमारे पास में को एवोल्यूशन के बारे में। तो को एवोल्यूशन हो गया इसके अंदर। फिर एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। एक कॉन्सेप्ट है रेडक्विन डायनेमिक्स। क्विन डायनामिक्स। रेडक्विन डायनेमिक्स क्या कहती है? एक बहुत बढ़िया सा एवोल्यूशन का इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है रेडक्विन डायनेमिक्स। रेडक्विन डायनेमिक्स ये कहती है कि अगर आपको अपना स्टेटस, अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखनी है, तो आपको उसके लिए लगातार मेहनत करते रहना पड़ेगा। आप एक बार टॉप पे आ जाते हैं और फिर आप मेहनत करना छोड़ देते हैं, तो डेफिनेटली आपका डाउनफॉल होगा ही होगा। रेड क्वीन हाइपोथेसिस क्या कहती है कि यदि आप चाहते हो कि आपका पोजीशन मेंटेन रहे, आप उसी पोजीशन पे बने रहें, तो आपको लगातार उस पोजीशन के लिए मेहनत करनी होगी। ऐसा नहीं कि आप एक बार उस पोजीशन पे पहुंच गए तो परमानेंटली आप उस पोजीशन पे रहेंगे। ये बिल्कुल नहीं होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल समझ लीजिए कि कोई क्रिकेटर है, लेट्स से विराट कोहली है। विराट कोहली अगर अब मेहनत करता है, अच्छा खेलता है, वो ओडीआई का रैंक 1 प्लेयर बन जाता है। अब अगर विराट कोहली ये चाहता है कि वही हमेशा प्लेयर नंबर 1 बना रहे, तो उसके लिए उसे बहुत ज्यादा मेहनत करते रहना पड़ेगा। अगर उसने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया तो डाउनफॉल हो जाएगा उसका। आप मान लीजिए कि आप चाहते हो कि आपका नॉलेज हमेशा मेंटेन रहे, आपको लोग इस चीज के लिए जाने कि भाई उसे सबसे अच्छा नॉलेज है, तो आपको अपने नॉलेज को रिपीटेडली मेंटेन रखना पड़ेगा। ये रेड क्वीन डायनेमिक्स यहां प्रीडेशन के ऊपर भी लागू होती है, पैरासिटिज्म के ऊपर भी लागू होती है और म्यूचुअलिज्म पे भी लागू होगी, बट मेनली पैरासिटिज्म एंड प्रीडेशन दोनों के ऊपर लागू होती है रेड क्वीन डायनेमिक्स। क्या कहती है रेड क्वीन डायनेमिक्स? अगर प्रीडेटर से बचना है तो प्रे को लगातार नई नई टेक्निक बचने की लानी पड़ेगी।
और अगर प्रीडेटर को फूड खाना है तो उसे लगातार प्रे के ऊपर अटैक करने के नए नए तरीके अपनाना पड़ेगा। अगर किसी ने भी इवॉल्व होना छोड़ दिया कि भाई अब और नई टेक्निक है वो नहीं लाएंगे, तो उसी का नेचर से जो है वो गायब हो जाएगा। पैरासिटिज्म के अंदर भी यही होगा। पैरासाइट बार बार अटैक करेगा तो होस्ट को बार बार बचने का तरीका ढूंढना पड़ेगा, और यदि बार बार पैरासाइट पैरासाइट है ना, तो वो इवॉल्व होना छोड़ सकता है ना होस्ट छोड़ सकता है। दैट इज नोन एज रेड क्वीन डायनेमिक्स। तो आप एक लाइन लिखिए, लिखिए प्रे प्रीडेटर and parasitism interaction can also be explained by red queen dynamics, can also be explained by red queen dynamics। चलिए अब बात करते हैं अपन और दूसरे पॉइंट के ऊपर। ये जो प्रीडेशन इंटरेक्शन होती है, इस प्रीडेशन इंटरेक्शन में प्रीडेटर अटैक करेगा और जो प्रे होगा वो बचने के तरीके निकालेगा। इसे कहते हैं एंटी प्रीडेटरी स्ट्रेटेजीज। एंटी प्रीडेटरी स्ट्रेटेजीज का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि प्रीडेटर से बचने के तरीके, जैसे जैसे किसी ने नया कलर बना लिया, जैसे किसी ने केमिकल रिलीज कर दिया, जैसे कोई प्रीडेटर अटैक करने आता है तो वो उसके अगेंस्ट मोबिंग बिहेवियर, लड़ाई का बिहेवियर शो करते हैं। एक इसमें से बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है मिमिक्री। तो हम मिमिक्री पढ़ेंगे। मिमिक्री, अब वैसे तो नाम से स्पष्ट है, मिमिक्री का मतलब क्या है? किसी की कॉपी करना, कॉपिंग एन ऑर्गेनिज्म, इसको कहते हैं मिमिक्री। अब मिमिक्री के अंदर दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कौन कौन से दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं? एक होता है मिमिक। मिमिक मिमिक को हम कहते हैं एक्टर। ये एक्ट करता है। एक्टर डज मिमिक्री, बट किसकी करता है? तो दूसरा ऑर्गेनिज्म है, उसे कहते हैं मॉडल। मॉडल की मिमिक्री की जाती है बीइंग कॉपीड। बीइंग कॉपीड, कॉपी की जाती है इसकी। मॉडल, मिमिक। मिमिक वो होगा जो कॉपी करेगा और मॉडल वो होगा जिसकी कॉपी की जाती है। तो ये दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब मिमिक्री दो टाइप की होती है। अगर हम मिमिक्री के टाइप्स देखें तो मिमिक्री होती है दो टाइप की। पहली मिमिक्री को कहते हैं बटेशियन मिमिक्री, और दूसरी मिमिक्री को कहते हैं मुलेरियन मिमिक्री। मुलेरियन मिमिक्री। अब दोनों को समझ लेते हैं क्या होती है। बटेशियन मिमिक्री वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय हेनरी वॉल्टर बेट्स। हेनरी वॉल्टर बेट्स। हेनरी वॉल्टर बेट्स है, इन्होंने बटेशियन मिमिक्री दी थी। और उसके बाद मुलेरियन मिमिक्री किसने दी? फ्रिट्ज मूलर ने। फ्रिट्ज मूलर, इन्होंने मुलेरियन मिमिक्री थी। अब समझते हैं दोनों मिमिक्रीज क्या होती हैं। सबसे पहले बटेशियन मिमिक्री। देखो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है
कि उस सिचुएशन के अंदर जो मिमिक होता है, मिमिक, उसको बेनिफिट हो जाता है मिमिक्री करने से, और जो मॉडल होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अनअफेक्टेड रहता है, उसको पता भी नहीं होता है कोई उसकी मिमिक्री कर रहा है। इसे कहते हैं बटेशियन मिमिक्री। ऐसी मिमिक्री जिसमें मिमिक को बेनिफिट होता है और जो मॉडल होता है उसको कोई बेनिफिट नहीं होता, ना कोई लॉस होता है उससे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई बड़ा फिल्म स्टार है, अमिताभ बच्चन है, और कोई एक किसी दूसरे शहर के अंदर दूसरा एक इंसान है जो अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करता है, उसके जैसा दिखता है, तो वो अपने खर्चे के लिए, मतलब अपने पैसे कमाने के लिए गांव-गांव जाके या स्कूल कॉलेजेस में जाके या शोज में जाके अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करता है। अब इस प्रोसेस से वो जो मिमिक है, एक्टर है, उसको पैसे मिल जाएंगे, उसको बेनिफिट होगा। पर अमिताभ बच्चन को क्या फर्क पड़ा उसके मिमिक्री करने से? कुछ भी नहीं। दैट काइंड ऑफ मिमिक्री इज नोन एज बटेशियन मिमिक्री। अब बात आती है कि बटेशियन मिमिक्री कौन सी कंडीशन में की जाएगी? बटेशियन मिमिक्री उस कंडीशन में की जाएगी जब मिमिक नॉन टॉक्सिक होता है, पैलेटेबल होता है, एडिबल होता है। मिमिक को कोई आके खा जाएगा, तो मिमिक क्या करता है, एक ऐसे मॉडल को सेलेक्ट करता है जिसको कोई खाता नहीं है, उसके जैसा दिखता है, बच जाता है वो। तो बटेशियन मिमिक्री के अंदर बेसिकली क्या होता है, ओनली मिमिक गेट्स बेनिफिट, मॉडल remains unaffected। मॉडल है वो अनअफेक्टेड है, मॉडल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब मिमिक को कोई खा सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, एक बटरफ्लाई है, वाइस रॉय बटरफ्लाई। वाइस रॉय बटरफ्लाई ये आसानी से खाई जा सकती है क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक है। या पैलेटेबल है, या एडिबल है। ठीक है, तो इसने क्या किया, एक मॉडल को सेलेक्ट किया जिसके जैसी ये दिखती है, उसका नाम है मोनार्क बटरफ्लाई। मोनार्क बटरफ्लाई। ये जो मोनार्क बटरफ्लाई है वो टॉक्सिक है। तो टॉक्सिक है तो ये नॉन पैलेटेबल या नॉन एडिबल है, इसको कोई खाता नहीं है। तो ये बटरफ्लाई मिमिक जो है वो इसके जैसा दिखती है। तो जब कभी भी प्रीडेटर आता है वॉइस रॉय बटरफ्लाई को खाने के लिए, तो वॉइस रॉय बटरफ्लाई मिमिक्री करती है मोनार्क की, मोनार्क के जैसा दिखती है, और मोनार्क के जैसा दिखेगी तो प्रीडेटर को लगेगा कि ये तो टॉक्सिक वाली है, वो छोड़ के चला जाएगा। इसे कहते हैं बटेशियन मिमिक्री। अब बात करते हैं मुलेरियन मिमिक्री की। मुलेरियन मिमिक्री ऐसी मिमिक्री को कहेंगे जहां पर दोनों मिमिक एंड मॉडल को बेनिफिट होता है। मुलेरियन मिमिक्री को आप ऐसे समझिए कि जैसे वही एग्जाम्पल लेते हैं, अमिताभ बच्चन है, अब उनको एक फिल्म की शूटिंग करनी है और शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा सीन करना है, स्टंट करना है जो अमिताभ बच्चन नहीं करना चाहते। अब क्योंकि भाई वो बड़े आदमी हैं, एक्टर हैं बड़े, तो उनके लिए एक मिमिक बुलाया और वो स्टंट उस मिमिक से करवा लिया। अब इसमें दोनों को बेनिफिट क्या हुआ, मिमिक को पैसे मिल जाएंगे और अमिताभ बच्चन को वो रिस्क नहीं लेना पड़ा जो उनको रिस्क लेना पड़ सकता था। यानी उनका काम किसी और ने कर दिया तो उनको भी बेनिफिट हो गया और उसको भी बेनिफिट हो गया। इस तरीके की कोई सिचुएशन
जिसके अंदर दो लोगों के सामने एक कॉमन सिचुएशन आ जाए तो उसमें दोनों को बेनिफिट होगा। काम कोई एक करेगा बट बेनिफिट दोनों को होगा। ऐसा तब होगा जब मिमिक एंड मॉडल दोनों का प्रीडेटर सेम हो। अगर मॉडल को भी कोई खा सकता है और मिमिक को भी कोई खा सकता है तो मिमिक क्या करेगा, मॉडल की जैसे मिमिक्री करेगा ताकि वो प्रीडेटर डर के भाग जाए। अब आप ये कहोगे कि सर इसके अंदर फिर मिमिक है, वो मिमिक कैसे है, मॉडल है वो मिमिक कैसे नहीं है। एक मॉडल है जिसके पास में एक नेचुरली ऐसी आवाज है, वॉइस है जिससे डर लगता है सुन के। मान लो कोई फ्रॉग है और वो फ्रॉग अगर कुछ आवाज करता है तो उसकी आवाज सुन के डर लगता है। एक दूसरा फ्रॉग है, नॉर्मल फ्रॉग है, उसके पास नेचुरली वो वॉइस नहीं है, पर जब प्रीडेटर उस पर अटैक करता है तब वो डरावनी वॉइस निकालता है। वो ऐसी वॉइस निकालता है जो नेचुरली किसी और के पास है। तो मॉडल तो हम उसे बोलेंगे ना जिसके पास नेचुरली वो है। भाई अमिताभ बच्चन ओरिजिनल कौन है, मॉडल तो वो हुए, और उनकी एक्टिंग करने वाला है उसको मिमिक बोलेंगे। सो यहां पर क्या होगा कि बोथ मिमिक एंड मॉडल गेट बेनिफिट। दोनों को बेनिफिट होता है, गेट बेनिफिट। ऐसा तब हो सकता है जब दोनों पैलेटेबल हो बट दोनों टॉक्सिक भी हो। एक मिमिक है, एक मान लीजिए मॉडल है। इन दिस केस जो मिमिक है वो पैलेटेबल है और ये जो मॉडल है ये भी पैलेटेबल है, पैलेटेबल है, दोनों को खाया जा सकता है। बोथ हैव कॉमन प्रीडेटर, बोथ हैव कॉमन प्रीडेटर, दोनों का प्रीडेटर है वो भी कॉमन सा है। तो इस केस के अंदर हम कह सकते हैं कि भाई मिमिक अगर मिमिक्री करेगा तो मॉडल को भी बेनिफिट होगा और उसे भी बेनिफिट होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट कंडीशन, कंडीशन फॉर मिमिक्री। कंडीशन फॉर मिमिक्री, मिमिक्री के लिए क्या कंडीशन है? मिमिक्री के लिए सिंपल दो कंडीशंस होती हैं। कंडीशन नंबर 1, आप सोच के देखना, मान लीजिए कि एक बटरफ्लाई है, उसके ऊपर अटैक हुआ और उस बटरफ्लाई ने ऐसी बटरफ्लाई की मिमिक्री करी जो इंडिया में नहीं होती है, वो किसी और कंट्री में रहती है। इसका मतलब, इसका मतलब प्रीडेटर आसानी से पहचान जाएगा कि वो बटरफ्लाई है, वो उसे धोखा देने की कोशिश कर रही है। चीज समझ में आई? लेट सपोज एक सिंपल सी चीज बताता हूं, एक इंडियन है और वो कुछ दूसरे फॉरेनर की या फॉरेनर के जैसे इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा है। वो जानबूझ के कुछ ऐसी टोन में बात कर रहा है जैसे लगे कि कोई फॉरेनर बात कर रहा है, तो हम उसे तुरंत पकड़ लेंगे कि भाई ये तो कोई इंडियन है, ये तो फॉरेनर नहीं है। तो होना क्या चाहिए, मिमिक और मॉडल दोनों सेम एरिया में होने चाहिए। जब मिमिक और मॉडल दोनों सेम एरिया में रहेंगे तो प्रीडेटर धोखा खा सकता है। आप इंडिया में बैठ करके किसी दूसरी कंट्री में रहने वाले इंसान की मिमिक्री करेंगे तो आसानी से पकड़े जाएंगे, लेकिन आप इंडिया में रह के इंडियन किसी की मिमिक्री करेंगे तो शायद नहीं पकड़े जाएंगे। तो पहली कंडीशन ये है, बोथ मिमिक एंड मॉडल शुड बी इन सेम एरिया।
पहली कंडीशन तो ये हो गई कि दोनों के दोनों सेम एरिया के अंदर होने चाहिए। फिर उसके बाद में एक और कंडीशन, सपोज करो कि 100 वॉइसरॉय बटरफ्लाई है, किसी एरिया में 100 वॉइसरॉय बटरफ्लाई है, और उस एरिया के अंदर 10 मोनार्क हैं, 10 मोनार्क हैं। अब मान लीजिए कि कोई प्रीडेटर आया और प्रीडेटर ने वॉइसरॉय के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी, तो ये सारी वॉइसरॉय है वो मोनार्क के अंदर मोनार्क जैसी दिखने लग गई। तो अब इस एरिया में अचानक से मोनार्क बटरफ्लाई जैसी दिखने वाली बटरफ्लाई का नंबर बढ़ गया अचानक से। ये चीज समझ में आई? अगर मिमिक का नंबर ज्यादा होगा मॉडल से, तो प्रीडेटर को आसानी से कुछ गड़बड़ होने का अंदाजा लग जाएगा। जिस एरिया के अंदर 10 मोनार्क रहती थी, अचानक वहां 110 मोनार्क कैसे आई? और इसका उल्टा सिचुएशन सोचो, किसी एरिया के अंदर 10 वॉइसरॉय हैं और उस एरिया के अंदर 100 मोनार्क हैं, जिधर देखो मोनार्क बटरफ्लाई ही दिखाई देती है। अब यदि प्रीडेटर अटैक करने आए और यहां पर ये 10 वॉइसरॉय मोनार्क के जैसी दिखे, तो अभी 110 मोनार्क जैसी बटरफ्लाईज होंगी। तो अब तो प्रीडेटर धोखा खा जाएगा, क्योंकि प्रीडेटर जब उस एरिया में जाता था तो उसे मोनार्क ही मोनार्क दिखाई देती थी, और अब उसे 110 मोनार्क, अब वो गिनती तो करेगा नहीं कि भाई कितनी है टोटल, पर एक कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग की बात है ना कि जब मिमिक का नंबर कम होगा और वो मॉडल जैसा दिखने की कोशिश करेगा, तो कोई गड़बड़ी का अंदेशा नहीं होगा, क्योंकि मॉडल पहले ही बहुत ज्यादा है और उनके जैसे थोड़े से लोग और दिख रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मिमिक बहुत ज्यादा है और सारे मिमिक मॉडल की मिमिक्री करना चाहते हैं, तो अचानक से पता चल जाएगा कुछ तो गड़बड़ है, इतने तो यहां पे लोग नहीं होते थे ऐसे। सो दूसरी कंडीशन हमारी क्या है? दूसरी कंडीशन ये है, नंबर ऑफ मिमिक शुड बी हाई। मिमिक का नंबर ज्यादा होना चाहिए, शुड बी मोर देन मॉडल, मॉडल से काफी ज्यादा होना चाहिए। सॉरी, नंबर ऑफ मिमिक शुड बी वेरी लेस देन मॉडल। सॉरी, मॉडल का नंबर बहुत ज्यादा होना चाहिए। मॉडल का नंबर ज्यादा होगा ना, तो प्रीडेटर आसानी से धोखा खा जाएगा। अब एक एक्सपेरिमेंट किया जाए, और एक्सपेरिमेंट ये है कि मिमिक का नंबर इंक्रीज कर दिया जाए, मिमिक का नंबर जो है वो बढ़ा दिया जाए। अब क्या होगा? एक प्रीडेटर गया, उसे पता था कि उस एरिया में इतने ज्यादा मोनार्क बटरफ्लाई नहीं रहते, पर अचानक से उस एरिया में मोनार्क ही मोनार्क दिखाई दे रहे हैं। अगर मिमिक का नंबर बढ़ेगा तो इससे प्रीडेटर रैंडम अटैक करेगा, फिर उसे लगेगा कुछ तो धोखा है, सबको मार दो। इससे तो बोथ मिमिक एंड मॉडल आर नेगेटिवली अफेक्टेड। दोनों के दोनों नेगेटिवली अफेक्टेड होंगे। क्यों? क्योंकि प्रीडेटर को यह लगेगा कि यहां तो कुछ गड़बड़ चल रही है, यहां इतने सारे मॉडल नहीं होते हैं, अचानक से मॉडल बढ़ गए, तो रैंडम अटैक करो। तो रैंडम अटैक में तो मॉडल पे भी अटैक हो सकता है कि नहीं? कोई बहुत सारी नकली चीजों को असली चीज बना के रख दिया जाए,
तो हम रेंडमली सबको चेक करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो असली चीज होगी वो भी, उसको भी नुकसान होगा, और जो नकली होगी उसको भी नुकसान होगा। तो ये होता है कंडीशन फॉर मिमिक्री। दो कंडीशन है, आप इनका ध्यान रखें। अब नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं लॉटका वोल्ट्रा। मॉडल फॉर प्रीडेशन। प्रीडेशन के लिए लॉटका वोल्ट्रा मॉडल है, वो क्या है, कैसे काम करता है, उसके बारे में देख लेते हैं अपन एक बार। लॉटका वोल्ट्रा मॉडल के अंदर अब हमें प्रीडेशन के लिए देखना है, तो थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। हमारे पास में सबसे पहले तो जो इक्वेशन होगी वो होगी dn बाई डी टी इक्वल्स टू बी माइनस डी एन। हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। अब जब हमने कंपटीशन मॉडल और म्यूचुअलिज्म मॉडल पढ़ा था, तो हमने dn बाई डी टी इक्वल्स टू आर एन के माइनस एन बाई के, वो इक्वेशन यूज करी थी। अभी अपन ये इक्वेशन यूज करेंगे, इक्वेशन चेंज करनी है अपने को। अब इस इक्वेशन के अंदर क्या होता है, जैसे सेम टू सेम हमारे पास में दो कंडीशन है। कंडीशन वन ये है कि प्रे एंड प्रीडेटर, जैसे मान लो मैं कहूं प्रे है वो स्पीसीज 1 है, और प्रीडेटर है वो है लेट्स से स्पीसीज 2। प्रे एंड प्रीडेटर आर लिविंग इन सेपरेट हैबिटाट, दोनों अलग अलग हैबिटाट के अंदर रहते हैं। अब एक बार सपोज करो कि ये एक हैबिटाट है, और यहां पर ये स्पीसीज है वो प्रे स्पीसीज है, और प्रे स्पीसीज जो है वो इंसेक्ट्स हैं। इंसेक्ट्स ये यहां पे रह रहे हैं, और दूसरी जो है वो प्रीडेटर स्पीसीज है, लिजार्ड प्रीडेटर स्पीसीज 2, ये यहां पे रह रही है लिजार्ड। ऐसे दोनों स्पीसीज की ग्रोथ रेट अपने अपने पैरामीटर पे डिपेंड करेगी। दोनों स्पीसीज दूर दूर है, तो इनकी ग्रोथ रेट खुद पे डिपेंड करेगी। तो मान लीजिए इंसेक्ट है, इसकी बर्थ रेट है b1, डेथ रेट है d1, और इसकी पॉपुलेशन साइज है n1। लिजार्ड की बर्थ रेट है b2, डेथ रेट है d2, और पॉपुलेशन साइज है n2। ये इस तरीके से है। फिर उसके बाद आगे क्या करना है, अब मैं इस इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा आपको एक बार समझा देता हूं। देखो इस इक्वेशन में बर्थ एंड डेथ की बात हो रही है, उस इक्वेशन में कैरिंग कैपेसिटी की बात थी, यहां बर्थ एंड डेथ की बात हो रही है। आप ऐसे मानो कि बर्थ तब होगा जब किसी को फूड मिलेगा, और डेथ तब होगी जब फूड नहीं मिलेगा और कंपटीशन बढ़ जाएगा। अभी के लिए तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमने ये कहा कि प्रे की पॉपुलेशन साइज होगी dn1 बाई डी टी इक्वल्स टू b1 माइनस d1 n1। इसकी इक्वेशन तो ये हो जाएगी, और जो प्रीडेटर है उसकी हो जाएगी dn2 बाई डी टी इक्वल्स टू b2 d2 n2। ये इक्वेशंस इस तरीके से रहेगी। अब कंडीशन 2 लेते हैं। कंडीशन 2, कंडीशन 2 क्या कहती है, कंडीशन 2 कहती है व्हेन बोथ स्पीसीज आर लिविंग टुगेदर, लिजार्ड और इंसेक्ट्स दोनों एक साथ हैं। इंसेक्ट स्पीसीज 1 और लिजार्ड स्पीसीज 2,
दोनों एक साथ हैं। इसके पैरामीटर हैं B1, D1, N1, इसके पैरामीटर हैं B2, N2, D2, N2। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो इंसेक्ट की पॉपुलेशन साइज है N1, ये क्या कर रही है? इंसेक्ट की पॉपुलेशन लिजार्ड के लिए फूड का काम कर रही है। इंसेक्ट फूड है ना लिजार्ड का, तो इंसेक्ट की पॉपुलेशन क्या करेगी? इंसेक्ट की पॉपुलेशन लिजार्ड की बर्थ रेट को बढ़ा देगी, बर्थ रेट को बढ़ा देगी। क्यों? क्योंकि लिजार्ड को फूड मिलेगा तो रिप्रोडक्शन ज्यादा होगा। और यहां पर ये जो लिजार्ड की पॉपुलेशन साइज है, ये क्या करेगी? ये इंसेक्ट को मारेगी। जितने ज्यादा लिजार्ड होंगे उतने ज्यादा इंसेक्ट को मारेंगे, तो इंसेक्ट की डेथ रेट को बढ़ा देगी। मेरी बात समझ में आई आपको? तो बस हमें अब इक्वेशन चेंज करने का तरीका मिल गया। क्या होता है कि जब कभी भी प्रीडेटर अटैक करता है तो डेथ ऑफ प्रे इज अफेक्टेड, प्रे की डेथ अफेक्ट हो जाती है। और जब कभी भी प्रीडेटर को फूड मिलेगा तो बर्थ ऑफ प्रीडेटर इज अफेक्टेड। प्रीडेटर का बर्थ है वो अफेक्ट हो जाएगा और प्रीडेटर का बर्थ बढ़ जाएगा पॉपुलेशन से। अब मॉडिफाई करते हैं। फॉर प्रे स्पीसीज, हमने स्पीसीज 1 माना है, इसलिए फॉर स्पीसीज 1 भी बोल सकते हैं। देखो कैसे चेंज हुई। dN1/dt इक्वल्स टू, फर्स्ट ऑफ ऑल बर्थ किस पे डिपेंड करेगा? बर्थ फूड पे डिपेंड करेगा, फूड पे। प्रे का फूड कौन है? इंसेक्ट का फूड कौन है? इंसेक्ट का फूड कोई प्लांट हो सकते हैं, कोई फ्लावर्स हो सकते हैं। इंसेक्ट का फूड का यहां कोई लेना देना नहीं है। तो इंसेक्ट की बर्थ रेट है वो तो वैसी की वैसी रहेगी, क्योंकि इंसेक्ट की बर्थ रेट लिजार्ड पे डिपेंड नहीं कर रही है। परंतु एक लिजार्ड अगर D1 डेथ कोज करता है तो टोटल N2 लिजार्ड कितनी डेथ कोज करेंगे? यही तो हमने देखा यहां पे कि ये जो N2 है ये N2 D1 को बढ़ा देते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो D1 से और उसके बाद ये N1 नॉर्मल आ गया। ये बन गई प्रे स्पीसीज की इक्वेशन। अब इसी तरीके से फॉर प्रीडेटर स्पीसीज देखो, प्रीडेटर स्पीसीज या स्पीसीज 2 भी बोल सकते हो आप। इसके लिए कैसे इक्वेशन चेंज होगी? dN2/dt इक्वल्स टू, प्रीडेटर को फूड मिलेगा N1 की फॉर्म में। अगर एक इंसेक्ट B2 बर्थ रेट कॉज करता है तो टोटल N1 इंसेक्ट कितनी बर्थ रेट कॉज करेंगे? और लिजार्ड की डेथ किस पे डिपेंड करेगी? लिजार्ड की डेथ डिपेंड करेगी उनके खुद के ऊपर कि खुद कितना लड़ाई झगड़ा करते हैं, खुद कितना कंपटीशन करते हैं, जो भी है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। सो D2 को हम लिख लेंगे एज सच, नॉर्मल का नॉर्मल लिख लेंगे D2 को, और N2 ये तो वैसे ही आ जाएगा। यानी कि जो प्रीडेटर है उस प्रीडेटर की डेथ रेट को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करना। प्रीडेटर की डेथ प्रीडेटर पे डिपेंड करेगी और प्रे की डेथ जो है वो प्रीडेटर पे डिपेंड करेगी। प्रे का बर्थ प्रे पे डिपेंड करेगा। ये हमारी इक्वेशंस चेंज हो गई। इनको बोलते हैं लोटका-वोल्ट्रा इक्वेशंस फॉर प्रे एंड प्रीडेटर। तो आप इसको आराम से देख लीजिए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास में इक्वेशंस। अब एक लास्ट बात करते हैं ग्राफ की। प्रे प्रीडेशन का ग्राफ कैसा होगा? बहुत इजी है। एक तरफ हमें लेना है टाइम और दूसरी तरफ हमें लेना है पॉपुलेशन ऑफ प्रे एंड प्रीडेटर।
देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे एक सिंपल सी चीज का जवाब दीजिए कि क्या आप ऐसी जगह जाएंगे जहां आपको खाना खाने को ना मिले, मतलब आपके पास में फूड अवेलेबल नहीं होगा, तो क्या आप वहां जाके रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। इसका मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म कहीं पर भी जाता है तो वो तभी जाता है जब उसका फूड अवेलेबल हो। अब आप जरा सोचो, क्या प्रीडेटर किसी ऐसे एरिया में जाएंगे जहां उनका फूड यानी प्रे ना हो? बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो पहले कौन आएगा? पहले प्रे आएगा। अब प्रे का भी वहां फूड होगा तो ही आएगा, पर हम यहां पर प्रे के फूड की बात नहीं कर रहे हैं, हम खाली प्रीडेटर एंड प्रे की बात कर रहे हैं। लेट सपोज प्रे का फूड है, तो पहले कौन जाएगा? पहले जाएगा प्रे। इसलिए सबसे पहले टाइम के साथ प्रे की पॉपुलेशन साइज बढ़ेगी, ग्राफ जाएगा ऐसे। अब जैसे ही किसी एरिया के अंदर प्रे जाके रहने लग गए, पीछे पीछे प्रीडेटर को पता चलेगा कि हमारा फूड वहां है, तो वो भी चले जाएंगे ऐसे। जब प्रीडेटर का नंबर बढ़ेगा तो वो तो प्रे को मार मार के खाएंगे, अरे वो मार मार के खाएंगे तो उनका नंबर कम हो जाएगा। जब प्रे का नंबर कम होगा यानी प्रीडेटर का फूड कम होगा, तो प्रीडेटर उस एरिया को छोड़ के जाने लगेंगे, या फिर प्रीडेटर खुद ही लड़ लड़ के मर जाएंगे, तो प्रीडेटर का नंबर भी कम हो जाएगा। जैसे ही प्रीडेटर का नंबर कम हुआ, प्रे को वापस मौका मिलेगा, वो वापस से बढ़ेंगे अपना नंबर में। जैसे ही प्रे बढ़ेंगे, प्रीडेटर वापस बढ़ेंगे। तो ये दोनों ग्राफ बहुत लंबे समय तक ऐसे ही अप डाउन चलते रहते हैं। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर एग्जाम के अंदर इस तरीके के ग्राफ में आपको यह कहा जाए कि बताइए ए और बी ग्राफ किसके हैं, दैट सिंपली मीन्स कि कौन सा प्रे का है और कौन सा प्रीडेटर का है। अगर यह बताने के लिए कहा जाए तो आपको कहां से पहचानना है? आप एक काम करना, इस ग्राफ के स्टार्टिंग पे जाना। जो ग्राफ पहले स्टार्ट हो रहा हो वो प्रे का होगा, और जो ग्राफ बाद में स्टार्ट हो रहा हो वो प्रीडेटर का होगा। ठीक है? और उसके ऊपर पेन रख के आप आगे बढ़ेंगे इस तरीके से, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ग्राफ है वो प्रे का है। आप बाद से मत पहचानना, क्योंकि बाद में तो क्या पता ग्राफ कहां तक दिया गया हो, कभी ऊपर वाला ग्राफ प्रे का हो सकता है, कभी नीचे वाला ग्राफ प्रे का हो सकता है, बट स्टार्टिंग में देखेंगे तब आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि कौन सा ग्राफ प्रे का है एंड कौन सा ग्राफ प्रीडेटर का है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रे प्रीडेटर इंटरेक्शन, लोटका-वोल्ट्रा मॉडल फॉर देम एंड देयर ग्रोथ कर्व। ठीक है, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट इंटरेक्शन पैरासिटिज्म। तब तक के लिए आप इसे देखिए। थैंक यू।